बताइए, मोबाइल है ना उसका, रखे रहो, उसका पासवर्ड वासवर्ड आने मांग लेना है, तब देना, इनको बताते हैं यहाँ पे नौटंकी से। घर वाले तरीका तो भी नहीं सिखाता है यार। असहयोग आंदोलन तो बता दिए थे। इधर जो लड़की बैठी रहती है लोग ना, एकदम इस साइड से, यहाँ से लेके वहां तक, इधरिया तो ठीक रहा, यहाँ डांट बोल देते हैं, खमवा के उधरिया, यहाँ से उधर से दिखता नहीं है, इतना नौटंकी करेगी सब, यहाँ दिखेगा नहीं, कुछ कुछ बतियागी सर, दोबारा उन्हें देखे। अब तुम लड़का लोग ज्यादा वैल्यू नहीं दिया कर लोग। इधर जो लड़की रहती है लगी साइड में, अच्छा एक होता है कि ठीक ठाक है तो ध्यान में कहा तेल कनिया के ढेर सिंगार। नहीं होता है। अब रेस में घोड़ा दौड़े समझ में आता है, लंगड़ गधा रेस में जा, हम भी दौड़ेंगे, हम भी दौड़ेंगे, कौन चीज आ रहे तुम यहाँ पे, ओकरे देख लो, कराओ तुम मोबाइल जिसका जब है, देखो एकरा तो फूटल लालटेन जैसा है, हाँ जाए दादा बच जाओ, फूटल लालटेन। दरोगा क्लास कल से स्टार्ट होगा, कल शाम 6 बजे से, बिहार दरोगा कल शाम 6 बजे से, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, कल हम आपको इससे पहले क्लास में असहयोग आंदोलन बता दिए थे। असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ? 1 अगस्त 1920। इसी दिन किसकी मृत्यु हो गई? बाल गंगाधर तिलक। इन्हें किस चीज की उपाधि थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ा? चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922। कितने पुलिस वाले मर गए? कब इसे खत्म किया गया? 12 मार्च 1922। क्या चीज समाप्त किया गया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। और महात्मा गांधी को जेल हो गया 10 मार्च को, महात्मा गांधी को क्या हो गया? जेल हो गया। अब देखिए, महात्मा गांधी ने तो जलाया नहीं था उस समय, महात्मा गांधी तो गुजरात में थे, महात्मा गांधी क्या थे? गुजरात, और यहाँ पे क्या हो गया? जेल हो गया। तो लेकिन आंदोलन चूंकि इन्होंने ही चलाया था, इसी की वजह से जेल हुआ, जज ने इन्हें 6 साल की सजा सुना दी। जाइए 6 साल बाद छूटिएगा। महात्मा गांधी ने कहा कोई बात नहीं, जेल में महात्मा गांधी गए 1922 में, और जेल में जाने के बाद आराम से रहे, और फिर स्वास्थ्य खराब होने का बहाना कर दिया, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो महात्मा गांधी ने किस चीज के बाद कहा? स्वास्थ्य का, तबीयत तुम्हें ठीक नहीं, एकदम दुबरा पतरा गए गांधी जी उसमें, वो तो अपने दुबर पतर थे और वो दुबरा गए उसमें। अब महात्मा अंग्रेज देखे तो कि आदमी को जेल में कुछ हो जाएगा, फिर 12वां फूंक देगा, फिर चौरी चौरा हो जाएगा, हर जगह ये चौरी चौरा हत्याकांड हो जाएगा। तो 2 साल बाद महात्मा गांधी इतना दुबरा पतरा गए कि अंग्रेज सब कहे यार इसको छोड़ दो, नहीं तो अगर ये आदमी को जेल के अंदर कुछ हुआ तो समझ जाइए कि पूरे देश में एक तो क्या होगा? चौरा। तो 1924 में महात्मा गांधी को खराब स्वास्थ्य के कारण क्या किया गया? रिहा कर, एकदम दुबर पातर हो गए थे, रिहा किया गया। जज ने कहा रिहा किया गया। जेल के बाहर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1924 में ना बाहर गए, और कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन, बेलग्राम कहाँ है? कर्नाटक में है। कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता कर दी। बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता कर, इससे पहले किसी आंदोलन की अध्यक्षता, किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, सब में एक सदस्य के रूप में भाग लेने जाते थे, लेकिन इसमें क्या कर दिया? अध्यक्षता कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत आप लोग को समझ में आ रहा है? कौन विषय चल रहा है? बेलग्राम कहाँ है? कर्नाटक में। यहां तक तो हम आपको बता दिए थे, यहां तक बता दिए थे ना। चलिए अब इसके आगे क्या रहू? स्वराज पार्टी। अब देखो भाऊ, 1922 में कौन सा 1920 से 22 के बीच में क्या होता है? असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। हालांकि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास शुरुआत में इसके पक्ष में नहीं थे, बाद में वो लोग इसके पक्ष में आ गए। लेकिन जब ये आंदोलन चल रहा था तो सी आर दास, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र के गुरु थे चित्तरंजन दास, और उनकी पत्नी बसंती देवी, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। और बिना इन लोगों से पूछे, सर आपके वीडियो कोई राजनीतिक पार्टी अपने चैनल पे डाल देती है, हम लोग वीडियो डाल देते हैं चैनल में, हाँ क्या लिया? इन बगलों को लगी नहीं, इनको लग रहा है कि इनका है, उसको बेचारे को पता नहीं है। चलिए आगे बढ़े। तो स्वराज पार्टी, तो सॉरी असहयोग आंदोलन क्या दिया? आप किसी से पूछे थे? महात्मा गांधी किसी से नहीं पूछे थे। हालांकि जिस तरीके से आजादी ले रहे थे उस तरीके से आजादी का तरीका सही था, लेकिन अंग्रेज इतनी जगह पे कब्जा किए हुए थे कि उन लोगों को लगा कि अरे भारत से प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चलने देते यहाँ पे। तो जब 1920-22 के बीच में सहयोग आंदोलन चला, लेकिन महात्मा गांधी ने अचानक से इसे स्थगित कर दिया, जिसे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर 1922 में ही बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? गया अधिवेशन होता है। कहाँ होता है?
गया अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन दास। कौन करते हैं? चित्तरंजन दास। अब 1922 के गया अधिवेशन में ना कांग्रेस के अंदर दो विभाजन देखने को मिलता है। एक जो कांग्रेस में ही एक नई पार्टी को बनाना चाहते हैं, उन्हें कहा गया परिवर्तनशील, जो नई चेंज चाहते थे। कहते कांग्रेस रहे, ये एक आराम से बोलने वाली संगठन है, अंग्रेजों से तालमेल मिला के चलते रहे, लेकिन एक क्रांतिकारी संगठन इसके पैरेलल भी होने चाहिए। तो उन लोगों ने एक संगठन हो गया परिवर्तनशील, और जो उसी में कहा कि भैया चलने दो, ज्यादा नौटंकी मत करो ना तो फिर अंग्रेज आके इसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो उसे कहा गया अपरिवर्तनशील। तो गया अधिवेशन 1922 जो था वह असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद था, और इसमें दो भाग में विचारधाराएं बटी, संगठन नहीं बटा। और इसी में जो परिवर्तनशील लोग थे, उस परिवर्तनशील में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास सबसे मतलब प्रमुख नेता थे। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को हम कब तक याचनाएं एवं विनती करेंगे, क्यों ना हम लोग केंद्रीय असेंबली जो होती है जहां पे नियम कानून बन रहे हैं, हम लोग चुनाव लड़े और उसी में जाके बैठ जाए केंद्रीय असेंबली में। जब कोई विधेयक पास करने आएंगे तो हम सड़क पर हंगामा करने से बेटर है वहां विपक्ष में वोट डाल देंगे, हम पास ही नहीं होने देंगे। तो कुछ लोगों का कहना था ये, जबकि भारत की जनता का कहना था कि ना ना, जो वहां अंग्रेजों के साथ जाता है वो अंग्रेजन से मिल जाता है। तो इन लोगों ने वादा किया, सी आर दास और चित्तरंजन दास, कि ना ना हम ना मिलतो तो कहा सबूत, कहा कि ना हम कोई भी सरकारी पद वगैरह नहीं लेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। तो जिस कारण 1 जनवरी 1923 को एक नई पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया और इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो बनाए गए सी आर दास को। अध्यक्ष किसे बनाया गया? और महासचिव जो बनाया गया, महासचिव मोतीलाल नेहरू। तो सी आर दास। ये कहां से पंखा खरीद के लाए हो लोग जी? ये 2 पंखा मिलकर इतना हल्ला कर रहा है। उधर भी तो चलिए, महासचिव किसे बनाया गया? मोतीलाल नेहरू को। मोतीलाल नेहरू को। अब इन लोगों ने कहा कि हम कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे, कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। और जैसे चुनाव हुआ 100 में 42 सीट जीत गए लोग। 100 में कितना जीत गए? अब 100 में 42 सीट जीतने पे मुख्य विपक्षी पार्टी हो गए। तो केंद्रीय असेंबली के चुनाव में 100 सीटों में ये कितने सीटें जीत गए? 42 सीट जीत गए। अब ये मुख्य विपक्षी पार्टी हो गए। कोई भी बड़ा विधेयक, देखिए नॉर्मल विधेयक जो होता है वो 1/2 बहुमत अर्थात 50% से पास होता है, जबकि कोई भी बड़ा विधेयक हो वो 2/3 बहुमत अर्थात 66% वोट से पास होता है। समझ गया? अब ये बताइए 66% मतलब 100 में से 66 सीट होना चाहिए सरकार के पास। कहां से 66 लेगा? 42 यही ले लिया है। विपक्ष वाले ही कितना ले लिया? 42। यानी सरकार के पास एक ही रास्ता है कि वो 50% बहुमत से कोई नॉर्मल विधेयक पास कर सके। बड़ा विधेयक पास करने के लिए कितना चाहिए? 2/3 यानी 66%। 2/3 अर्थात 66% चाहिए। तो 42% वोट ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इन्होंने कहा कि भाई हम अब अंग्रेज विधेयक ला रहे थे, एक ली कमीशन। क्या ला रहे थे? ली कमीशन लेके आ रहे थे। ली कमीशन। तो ली कमीशन का करना था कि जाति की उच्चता को बनाए रखना, जाति की उच्चता को बनाए रखना। ये मतलब बड़े बड़े पद पर प्रमोशन देने में, ये सब देने में ऊंचे जाति के लोगों को क्या करते थे? भरते थे ऊंचे जाति के लोगों को। देखिए, और इसने क्या किया? विरोध किया, जिस वजह से ली कमीशन लागू नहीं हुआ। ऊंची जाति की वर्चस्व आज भी देखिएगा ना कि किसी एक पद पर किसी बड़े जाति का व्यक्ति है, उसी पद पर कोई छोटे जाति का व्यक्ति है तो ज्यादा दबदबा उस बड़े वाले का रहेगा। रीजन समझिए कि जब आप अपने फैमिली में पहला नौकरी लेने वाले व्यक्ति होते हैं ना, तो केवल आप अपने परिवार का भला कर पाते हैं, ज्यादा मतलब एक ड्यूटी के अलावा आप अपने परिवार का भला कर पाते हैं। लेकिन जब आपके बाल बच्चे होंगे ना, क्योंकि आपका नौकरी होगा ना, आपके अगल बगल में कोई मिलबे नहीं करेगा, आपके डिपार्टमेंट में ना आपके जानने वाला ना कोई, जो कुछ करिएगा आप अपने दम पे। लेकिन जब आपके बाल बच्चे आएंगे ना, तो उनके पास अपना डिपार्टमेंट तो रहेगा ही, क्योंकि आप उनके पिता रहेंगे और ड्यूटी के टाइम पे एक अच्छी खासी सर्किल बनी रहेगी। पता चला उधर का एसडीएम आपके बैच में है तो कोई उधर का है, कोई इधर का है, तो उसको एक बना बनाया बेस मिल जाएगा। अपना तो मिलेगा ही और एक बना बनाया उसको मिल जाएगा। तो अपने साथ साथ परिवार और मोहल्ले के लिए भी वो किसी मुसीबत में खड़ा हो सकता है। जब तीसरी पीढ़ी आएगी ना आपके, जब आप दादा वादा बनेंगे लोग, तीसरी पीढ़ी आएगी तो उस इतना बड़ा सर्किल हो जाएगा कि कोनो डिपार्टमेंट हो, सपोज कीजिए बिजली विभाग में कोई काम अटका, तब तक आप अच्छा दादा के बैचमेट थे बिजली विभाग में थे, उनको बोल देते हैं। गन्ना विभाग में अटका, अच्छा तो पिताजी के बैच के थे वहां पे, तो एक सर्कल बनते जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे हम लोग का कितना बड़ा सर्कल है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? हम अभी हमारे जो छोटे भाई हैं सब, उन लोग के लिए अगर कोई दिक्कत हुआ या फ्यूचर में बाल बच्चों को कोई दिक्कत हुआ तो उससे सीधे हमारा सर्किल यूज कर लेगा, नहीं यूज कर लेगा। लेकिन फिलहाल हमको खुद बना जो हमारा अपने सर्किल इतना बड़ा है, नहीं समझ में आया? तो आप समझ रहे? तो अभी जो बैकवर्ड लोग हैं, जो पिछड़ा समाज है, वो अभी तो स्टार्ट किया है, इसलिए वो जहां डिपार्टमेंट में है वहां ठीक है, अपना काम करा लेता है, लेकिन पूरे समाज में बदलाव नहीं ला पाता। लेकिन अगर फॉरवर्ड को देखिएगा, दादा परदादा के टाइम से कोई किसी विभाग में है, कोई किसी विभाग में, अगर उसका काम अटका तो इधर उधर से काम क्या करता है, करा देता है यहाँ पे। तो इसका कहना था कि ऊंचे जाति के लोग काम ठीक ठाक कर देते हैं। तो ली कमीशन ने क्या किया था? उच्चता में विश्वास बल दिया था। इन्होंने विरोध किया तो ली कमीशन लागू नहीं हो पाया। इसी के अलावा एक मूडीमैन कमीशन था, मूडीमैन कमीशन, इसका भी विरोध किया किसने? स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी। मूडीमैन कमीशन का क्या कहना था कि राज्यों को
स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, राज्यों को ज्यादा पावर मत दीजिए। जबकि इसका कहना था स्वराज पार्टी का कि हमें जो राज्य चाहिए, क्या चाहिए, राज्य, वो चाहिए स्वायत्त। क्या चाहिए, स्वायत्त। स्वायत्त मतलब होता है डोमिनियन। क्या होता है, डोमिनियन, डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट मतलब स्वायत्त राज्य। डोमिनियन स्टेट मतलब राज्य के मामले में अंग्रेज हस्तक्षेप न करे। जैसे वर्तमान में केंद्र सरकार बिहार सरकार में हस्तक्षेप नहीं करती है। आज हमारे राज्य क्या है, स्वायत्त है। राज्य क्या है, स्वायत्त। तो आज के समय में बिहार, यूपी, बंगाल अपने आप में क्या है, डोमिनियन स्टेट है कि नहीं है यहाँ पे। तो वही ली कमीशन, स्वराज पार्टी का कहना था कि आजादी देना ना देना वो बात की बात है, जब लड़ेंगे आजादी लेंगे हम लोग उस पर देखेंगे, लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेट। क्या चाहिए, डोमिनियन। तो बताइए स्वराज पार्टी की मुख्य मांग क्या थी, डोमिनियन स्टेट। मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव, सीआर दास इसके अध्यक्ष। लेकिन दिक्कत यह हुआ, इन लोगों ने तो काम अच्छा कर रहे थे, लेकिन इन्हीं पार्टी के एक थे विठल भाई पटेल। कौन थे, वो क्या हुए, विधानसभा के अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए, अध्यक्ष। अब वो सरकारी पद है, उनकी सेफ्टी में 2 अंग्रेज लग गए, सब ये लग गए, और जनता को नजर लग गया। जनता को क्या हो गया, नजर लग गया। जनता ने कहा कि ये पार्टी वाला वही है, सब देख रहे हैं, ये अध्यक्ष का पद ले लिया। जबकि उन्होंने तो अच्छा काम किया था, क्योंकि विधानसभा में अध्यक्ष बहुत पावरफुल होता है, किस विधेयक को पास करना है, किसको नहीं करना। अब जस्ट कल्पना कीजिए कि भारतीयों के पास कितने सीट थे, 42, और अंग्रेज चाहते हैं किसी साधारण बहुमत से पास करना, तो अंग्रेजों को चाहिए 50, तो अंग्रेजों के पास ऑलरेडी 50 था। अंग्रेजों के पास कितना था, 58, अंग्रेज के पास कितना था, 58। तो जो विधेयक विशेष बहुमत से पास करना था वो तो अंग्रेज नहीं कर सकते थे, लेकिन जो विधेयक नॉर्मल विधेयक से पास होना था वो तो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। लेकिन अध्यक्ष क्या करता, 10 को सस्पेंड कर दे, तुम लोग हल्ला कर रहा है, अनडिसिप्लिन हो रहा है, तुरंत मार्शल बुलाओ, फेंकवा दो। मार्शल बुला क्या करें, फेंकवा देंगे। 10 को फेंकवा देंगे तो कितना बचेगा, 48, पास हो पाएगा। तो दिमाग अच्छा लगाया कि नहीं लगाया, इन लोगों ने अच्छा दिमाग लगा। लेकिन भारतीय राजनीति में जनता ने कसम खाया है कि हम वैसे ही नेता चुनेंगे जो अकलेल बकलेल टेट टाड़ कुछ बोले, कोई मतलब नहीं मिलता है। यहाँ पे करोड़ों की संपत्ति रखे, चुनाव के टाइम कहे कि 20 लाख रुपये है, नहीं समझे। तो यही लोग होता है। तो आप देखिएगा यूपी, बिहार, झारखंड, ये 3 स्टेट के लोग राजनीति में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। जबकि साउथ इंडिया में देखिएगा इलेक्शन का टाइम है, वोट डालेगा चलाएगा, पार में जाए यहाँ पर। और हमारे यहाँ नेता नहीं बात चुन के आता है सर, 5 साल उसका तलवा चाटेगा, हमारी सरकार ऐसे। अरे बैल कहीं का, तुम्हारी सरकार है तो काम कराओ। कोई रोजगार अगर मांग रहा है तो देखिएगा विपक्ष में जो बैठेगा ना, रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिला, विपक्ष का काम ही होता है छाती पीटना, समझ में गया। जो सरकार में बैठे हैं लोग, उनके समर्थन क्या कहेंगे, सबको रोजगार देते। अरे भाई वो बम नहीं मांग रहा है, क्या मांग रहा है, तुम काहे थूथू पे लाठी रोक रहा है। तुम भी कह सकते हो कि भाई तू अगर रोजगार चाहिए तो ये स्किल्ड लेके आओ, ये पढ़े लिखे हो, ये चीजें हैं, मांगो उससे, लॉजिक में बात करोगे, लड़ जाएगा। ये सब चीजें भारत में होती है। तो ये सब शुरुआत से ही होते जा रहा है। अंग्रेजों ने देखा यहाँ पे बाप रे बाप, तो बड़ा उटपटांग जगह है, इतना दिमाग लगा के विठल भाई पटेल ने अध्यक्ष का पद लिया। जनता खुशी आ गई, काहे लिया सरकारी पद, समझ में नहीं आ रहा है, खुशी आ गई जनता। धीरे धीरे मोह भंग हो गया और जनता ने इस पार्टी से अपना मुंह मोड़ लिया। और 1927-28 आते आते यह पार्टी अपने से कमजोर पड़ गई। वाह जनता वाह, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बस आगे बढ़े तो डोमिनियन, ये समझ में आ गया आप लोगों को कौन सा पार्टी, स्वराज पार्टी। कौन पार्टी समझ में आ गया, स्वराज पार्टी। अब इसके बाद देखते हैं डकैती कर, कौन सा, डकैती कर। वलसाड़ में एक जगह था, वलसाड़ गुजरात में एक जगह, क्या नाम है, वलसाड़। वलसाड़, वलसाड़ जगह है कहां पर, गुजरात में। यहां अंग्रेजों ने कहा कि हर एक आदमी के ऊपर एक टैक्स लगेगा, जिससे कि अंग्रेज उस एरिया में डकैती न कर सके। मतलब जो भी डाकू हैं सब वो डकैती कर लेते थे, सब चोरी कर लेते थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि इसके लिए टैक्स दो, इसके लिए क्या करो, टैक्स दो। अब अंग्रेज धीरे धीरे टैक्स वसूलना चालू कर दिए सब। अंग्रेज क्या करते थे कि जो टैक्स देता था ठीक है, और जो टैक्स नहीं देता था ना, डाकू को सीधे बोल देते थे घर वाला टैक्स नहीं दिया, जितना लूट सकते लूट लो, सुबेरे आएंगे हम। जानबूझ के, तब वो डकैती नहीं, अंग्रेजों के ही डाकू थे सब। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि यार ये चोरी या डकैती हो ही नहीं रहा है, ये तो चोरी कोई करेगा तो एक घर से करेगा, लेकिन अगर टैक्स लगा दिया जाए तो सरकारी चोरी हो जाएगा, नहीं हो गया पूरा दबा के। तो कुछ डाकुओं को अंग्रेज लाए, सब चोरी करवाते थे सब, उनके डर से कहा सब लोग टैक्स दो। और जो टैक्स नहीं देते थे उनका घर में भयंकर चोरी करा देते थे। सरदार पटेल इस बात को भांप गए। सरदार पटेल ने वर्षाल सत्याग्रह कर दिया, कहा कि डकैती कर मत दो, डकैती कर मत दो। तो 2 तरह का कहेंगे कि कर मत दो आंदोलन श्रद्धानंद, याद है सबका, जलियांवाला बाग से पहले किसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने क्या बोला था, कर मत दो। और डकैती कर मत दो किसने बोला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अंततः अंग्रेजों को यह कर को क्या करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कोई डकैती का तुम देवे मत करो। गांव का आदमी को कहा गया कि जागते रहना, कोनो एगो चोर डाकू मिल जाए उनका इलाज कर देना यहाँ पे। तब तक 1-2 चोर पकड़ाए सब, उसको पकड़ के जूता उता का माला पहनाया गया। तो बक दिया कि हमको तो अंग्रेजों बोले थे सब कि टैक्स नहीं दे रहे हैं, लूट लो। तो अब लोगों को समझ में आ गया कि चोर नहीं है सब, अंग्रेजों भेज रहा है सब। इसी बीच में 1-2 ओरिजिनल चोर घुसा सब। तो गांव का आदमी सब ये चोर थोड़े अंग्रेजों बोला होगा चोरी करो, मारो मारो मारो, पूछ काट दिया। तो भारत का आदमी जब भीड़ में आता है ना तो कुछ बोलने लगता है। तो ये हो गया आपका डकैती कर। एक था आपका वाइकोम सत्याग्रह, कौन सा, वाइकोम सत्याग्रह, टीके माधवन ने किया था। किसने किया था, टीके माधवन। क्या था, टीके माधवन। वाइकोम सत्याग्रह टीके माधवन ने, केटी लिख दिया क्या, टीके हो गया, अरे हो गया, केटी लिख दिए थे, हम उल्टा लिख देते हैं जी।
गड़बड़ा जाता है। एक बार बोले कि समझाएं कि लिखे, इतना तेज दिमाग काम थोड़ी करता है किसी चीज का। एक जगह कंसंट्रेट हो, अब हम फुली कंसंट्रेट रहते हैं आपको समझाने के लिए तो गलती लिखा जाता है। अब पता चला आधा लिखने पे ध्यान दे रहे हैं, आधा राइटिंग पे ध्यान दे रहे हैं, सोच रहे थोड़ा समझाइए दे तो आपको भी लगेगा सर लिखते अच्छा है, राइटिंग भी अच्छी है, समझ में नहीं आता है। हमारा उद्देश्य होता है बाहर में जाए राइटिंग या लिखावट समझ में आना चाहिए यहाँ पे, इसीलिए गड़बड़ा जाता है यहाँ पे। तो ठीक है, या एक जाति थी जिसका नाम था इजवा जाति। कौन सा जाति? इजवा जाति। इजवा जाति के लोगों को मंदिर के सामने वाली सड़क पर यूज नहीं करने देता। मंदिर के फ्रंट पे जो रोड था, कहा गया कि मंदिर के फ्रंट वाले रोड से तुमको प्रवेश करने नहीं देंगे, दूसरे रोड से जाओ। और दूसरा रोड पहाड़ी हेल के आता था, तो काफी लंबा रास्ता पड़ता था। अब बताइए मंदिर के आगे छोटी जाति को प्रवेश करने पर रोक दीजिएगा, ये तो बहुत गलत बात है। नहीं समझ आ गया? तो अच्छा, छोटी जाति में क्या है ना कि संगठन और दूरदर्शिता की कमी कैसे आ गई? शिक्षा छोड़ दिया, शिक्षा छोड़ दिया। जब आपको ऊंची जाति के लोग मंदिर में जाने से रोक रहे हैं या मंदिर में प्रवेश आगे से रोक रहे हैं, आप स्वयं का मंदिर बना लो, वहां अपने बैठ जाओ। नहीं समझ आया? अपना नहीं बना सकते हैं? हाँ, गरीबी शिक्षा सब चीज तोड़ देता, शिक्षा खत्म होगा ना तो कई चीजें नाश देगा। तो ये लोग से वो भी नहीं होगा यहाँ पर, तो लड़ेंगे यहाँ पे। टीके माधवन ने इसका विरोध किया। अंग्रेज आके पूछे सब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसा ही बात बोला। तो अंग्रेजों को जाति उति से मतलब नहीं रहता यहाँ पे, ये चीज अंग्रेजों को ठीक लगती है, उनको जाति उति से कोई मतलब नहीं रहता। नहीं समझा? अंग्रेज आदमी रहता जो रोक रहे थे ना, उनको 1 साल प्रतिबंध लगा देते, तुम नहीं आएगा इधर से। जैसे जो थे ना कि अपना वर्चस्व दिखा के इन जाति को नहीं आने देंगे हम, अब ये जइबे करेगा, रोडवे का नाम इनके नाम पर, इजवा मार्ग। नहीं समझ आया? सजा इतनी ज्यादा दोनों के डीएनए कांप उठे शरीर का, एकदम भयानक। जाति उति पे कभी मत इतराइएगा। पैदा होने का मतलब कोई सिलेक्शन किसी को नहीं होता कि किस घर में आप जन्म लेंगे, किस में आपका कोई योगदान नहीं है। जन्म लेने के बाद पता चला कि किस जाति किस धर्म में जन्म ले लिए यहाँ पर। जिस जाति धर्म को गरिया रहे हैं ना, कोई ठीक नहीं है कि आपका भी जन्म उसी जाति धर्म में हो सकता था। जो चीज आपको बिना मेहनत के मिल गई है उस पर इतराना नहीं चाहिए। अब हम इतरा है कि आज सोमार हो गया, अरे हमारा क्या मेहनत है, सोमार हो गया, सोमार तो होगा, कल मंगल हो जाएगा यहाँ पे। जिस जाति जैसे लिए हैं आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। अब कुछ जो जाति, ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। अच्छा, फॉरवर्ड वाले लोग में भी देखिए क्या है, जब इतराना होगा तो ऐठेंगे बड़े जाति के हैं। जब नौकरी उतरी तो कट ऑफ ही कम चल जाता है, हम लोग ज्यादा कट ऑफ चल जाता है, आरक्षण नहीं मिला। भाई दोनों चीज आप कैसे कहिएगा? आपको आरक्षण चाहिए तो उस जाति में आ जाइए। नहीं जी, बुला लो अपनी जाति में, कहो अरे आरक्षण तो चाहिए, आ जाओ हमारे में आ जाओ। उसको पता है कि आरक्षण से वो फायदा ना मिलेगा जितना वो तकलीफ झेल रहा है उस जाति में रह के। समझ में आ गया? और जिस तरह से धर्म ने ऊंचे जाति को कुछ सहूलियत दी है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने छोटी जातियों को सहूलियत दी। कोई भीख में थोड़े मांग के लाए, क्या कोई थाली में परोस के दिया? जिस तरह अवतार लिया जाता है अत्याचार के खिलाफ, भीमराव अम्बेडकर साहब ने अवतार लिया था। और हर देवता अपने आप में कुछ ना कुछ वरदान देता है, तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने भी आरक्षण वरदान में दिया है। सबके पास कुछ शक्तियां नहीं, धन दौलत जैसे लक्ष्मी जी दे देती हैं, बल हनुमान जी दे देते हैं, आरक्षण हमारे अम्बेडकर साहब दिए। पूज्य है वो भी, प्रसाद समझ के ग्रहण करिए उसको। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, किसी की भीख की दी हुई चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। डकैती, टैक्स, वाइकोम सत्याग्रह, इजवा जाति समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ध्यान से समझिए। साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, कमीशन, साइमन कमीशन। देखिए बाबू, साइमन कमीशन का असली नाम था इंडियन स्टेटवरी कमीशन। इंडियन स्टेटवरी कमीशन। कमीशन जिस तरह से रॉलेट एक्ट का असली नाम था एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, उसी तरह साइमन कमीशन का असली नाम क्या था? इंडियन स्टेटवरी कमीशन। इंडियन स्टेटवरी कमीशन। देखो 1919 में ना जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गई। इसके बाद अंग्रेजों को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं भारतीय बड़े पैमाने पर विरोध न कर दे, बड़े पैमाने पर विरोध न कर दे। इस कारण 1919 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम लाया, 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम, यह अधिनियम जल्दबाजी में लाया गया था। यह अधिनियम क्या किया गया? जल्दबाजी में लाया गया, ताकि भारतीयों को कुछ विश्वास दिलाया जा सके और आंदोलन से रोका जा सके। और इसी समय कहा गया कि 10 साल के बाद हम इस अधिनियम में और भी सुधार करेंगे, 10 साल बाद और भी सुधार करेंगे। इसी सुधार को करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन किसकी जांच के लिए था? भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करके उसमें और क्या चीज जोड़ा जाए इसके लिए था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इंग्लैंड में ना 2 पार्टी थी, एक थी लेबर पार्टी। लेबर पार्टी भारत के फेवर में रहती थी, और एक थी कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टियों ने क्या किया कि साइमन कमीशन जो भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए 1929 में जाता, उसे 2 साल पहले 1927 में भेज दिया। क्या कर दिया? 1927 में। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927। तो गठन कब हुआ? गठन 1927। जब गठन किया गया तो इसमें 7 सदस्य बनाए गए। कितने सदस्य बनाए गए? इसके कितने सदस्य थे? 7। और सातों के सातों कैसे सदस्य? अंग्रेज थे। अभी बताइए, भारत की स्थिति की जांच करने के लिए अंग्रेज आ रहे हैं। अब ये तो वही हो गया कि महिलाओं की स्थिति में और कैसे सुधार किया जाए, इसके लिए कमीशन बनाया जाए, और उसमें 7 के 7 पुरुष रहे।
उसको क्या समस्या समझ में आएगा? अरे उसमें 7 में से कम 5 महिलाएं होनी चाहिए, 2 पुरुष होना चाहिए। पूरा पुरुष को नहीं छाट देना चाहिए। उसको अपना अनुभव है कि पुरुषों में क्या क्या ऐसी चीजें जिस वजह से वो आगे बढ़े हैं। समझा कि नहीं आएगा? पुरुषों में जैसे ना पुरुष के पास 10 समस्या है ना, अब सपोज कि कोई व्यक्ति मिला जो उसे कहा कि मैं तुम्हारी समस्याओं को समाधान करूंगा, तो 10 उसको नहीं बताएगा। 10 में से जो 3 सबसे खतरनाक समस्या उसी से सॉल्व कराएगा। समझा कि नहीं? अब बाकी 7 सवाल लेकर छोड़ दो यार। अब बाकी आप लोग 10 का 10 बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ पे? सब चीज 10 और 4-5 को जोड़ के बोल दिया जाएगा, तो सामने वाला बेरा के भाग जाएगा यार, बहुत समस्या इधर यहाँ पे। ये सब चीज समझिए। लड़का लोग हम गलत बोल रहे हैं जी। उसको मेन चीज बोलेगा, बाकी क्या कुछ तो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं और कुछ हम आराम से झेल सकते हैं। तो उसको भी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए यहाँ पे? केवल खाली महिला को छोड़ दीजिएगा तो अपने हिसाब से हैंडल करने लगेंगे यहाँ पे। तो दोनों होना चाहिए, बट जिसकी समस्या का समाधान किया जा रहा है ना, उसकी संख्या ज्यादा होना चाहिए। यहाँ तो सोचो एक को भारतीय था ही नहीं, सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे। तो जैसे गठन हुआ भारत में विरोध होने लगा। अरे ये कौन सा कमीशन बना दिया रे, साइमन कमीशन? ये भारत की जांच करेगा, इसमें कोई भारतीय नहीं है, क्या जांच कर पाएगा हमारा? इस सारा विरोध हो ही रहा था कि साइमन कमीशन का आगमन हो गया भारत में। क्या हो गया? आगमन हो गया 1928। आगमन कब हुआ? 1928। साइमन कमीशन के सातों सदस्य बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत हाईली एजुकेटेड। इसके अध्यक्ष थे साइमन। इसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन। उसी में एक सदस्य था जिसका नाम था क्लीमेंट एटली। एक सदस्य का नाम क्या था? क्लीमेंट एटली, जो आगे जाके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना और उसी ने स्वतंत्रता विधेयक पर हस्ताक्षर किया था यहाँ पर। तो क्लीमेंट एटली भी इसमें आया था, और साइमन जो उस समय के सबसे सीनियर लीडर थे वो भी आए थे। जैसे ये बंबई बंदरगाह पे उतरे, भारत में विरोध होने लगा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अब आज के टाइम पे पुलिस वैसे ही काम, जैसे नेताजी आते हैं तो हम मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते हैं लोग, तो बाकी बैरिकेटिंग लगा देते हैं लोग, ये लोग काला झंडा दिखाते हैं। तो साइमन का पूरा भयंकर विरोध हुआ यहाँ पर, जबरदस्त विरोध हुआ साइमन का। कहीं काला झंडा दिखाया गया, कोनो अंडा चला दिया, कोनो सियाही फेंक दिया, ये सब चीज हुआ, बड़ी विरोध हुआ। अब ये लोग ब्रिटेन के बड़े बड़े मंत्री थे, नॉर्मल आदमी नहीं थे। अब पता चला भारत से अमित शाह गए हैं कहां पर? जापान। वहां विरोध में कोई सियाही फेंक दे, काला झंडा दिखा दे, तो इधर से तो नरेंद्र मोदी नाप देंगे नहीं जी। तो बताइए, वहां के 7 बड़े बड़े मंत्री आए थे, हमारे यहाँ भयंकर विरोध हुआ। और वहां पे जो सरकार थी, यहाँ के पुलिस को कही कि जो विरोध कर रहा है जितना कठोर सजा दे सकते हो सजा दो। तो भारत में जब साइमन का विरोध होने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। साइमन जब लाहौर पहुंचा, साइमन कमीशन कहां पहुंचा? लाहौर पहुंचा। तो लाहौर जो था ना, उस समय का जो एक मिक्स कल्चर होता है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल था। वहां बड़ी संख्या में सिख, मुस्लिम और हिंदू, तीनों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। यह कहा ही नहीं जा सकता था कि लाहौर मुस्लिम ज्यादा है, कि लाहौर में हिंदू ज्यादा है, कि लाहौर में सिख ज्यादा है। यह कहना ही मुश्किल था, क्योंकि सब मिलजुल के रहते थे और काफी बेहतर था। अभी तो लाहौर चल गया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में ये वो बात भर गई है कि बाकी देश के बाकी धर्म के लोगों को देर जीने होने का अधिकार नहीं है। ये उस देश का हमको सबसे खराब लगता है यहाँ पे, जिसका ये दुनिया है ना, उसको पता है कि किसे रखना चाहिए किसे नहीं। अगर हम कोई मकान बना रहे हैं, उसमें 10 किराएदार रखे हैं, इसका मतलब 10 किराएदार ठीक हैं। उस 10 किराएदार में कोई एक किराएदार ये नहीं कहेगा कि दूसरा किराएदार गलत है, इसे बाहर कीजिए, क्योंकि किराएदार को किराएदार की तरह रहना चाहिए। तो ये दुनिया में हम और आप एक किराएदार बन के आए हैं, हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि फलाना इंसान गलत है वो सही है। जिसका ये दुनिया है ना, उसके पास बहुत अधिकार है। जिस दिन उसको लगेगा कि हम रहने लायक नहीं है, उसने एक झटके में डायनासोर साफ कर दिया। तो हम 2 पैर पर रेंगने वाले लोग की क्या ही औकात है। लेकिन क्या कहिएगा, अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा है। जिस दिन ऊपर वाले को लग गया कि रहने लायक नहीं है, डायनासोर साफ कर दिया कि नहीं, सोना का लंका वाले को उड़ा दिया गया 10 को मुंडी लेके। नहीं समझे? आज भले दशहरा आता है तो हम लोग रावण जलाते हैं, बहुत सारे रावण मिलके एक पुतला को जलाते हैं। आज के टाइम पे हम लोग आदमी रहे लोग, रावण में ज्यादा मानवता था वर्तमान मानव की तुलना में, रावण से ज्यादा खतरनाक है सब। आगे बढ़े। साइमन कमीशन का विरोध हुआ कि नहीं? जब लाहौर पहुंचे तो लाहौर में भयंकर विरोध हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे। समझा गया? ओए सग्गा पुत्र लौट जा तू इंग्लैंड, इधर किथे करियो। तो उस पर जाबी लोग एकदम और भयंकर विरोध किए। तो वहां पर भयंकर विरोध हो गया साइमन कमीशन का, जिस वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और जब पुलिस लाठीचार्ज की ना, तो वहां का पुलिस कप्तान एसपी था सांडर्स के कहने पर लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी लाठियां चलाई गई, इतनी लाठी चलाई गई, लाला लाजपत राय बेहोश होकर गिर गए। हॉस्पिटल में जब गए तो डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगे। और उसी चोट की वजह से कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मरने से पहले लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी, अंग्रेजों ने लाठी नहीं मारा है, बल्कि अपनी ताबूत में कील ठोका है। ताबूत में क्या किया है? कील ठोका है। अंग्रेज जब मरते हैं ना, तो उन्हें कॉफिन में दफनाया जाता है, ताबूत में, ऐसे। इसमें ताबूत में ऐसे लकड़ी का होता है ताबूत, इसी में रख के इसको क्या किया जाता है? आदमी ऐसे रख दिया, इसके ऊपर इसी साइज का लकड़ी रख के क्या किया जाता है? कील ठोक दिया जाता है। क्या किया जाता है? कील ठोक। जब कंप्लीट कील ठोका जाता है, तब इसको खोलकर आप अपने घर नहीं रख सकते हैं, आपको तब यथाशीघ्र दफनाना ही पड़ेगा। यानी अगर कोई रिश्तेदार आया और ठोकना चालू किया, अरे दिखा दो, आखिरी बात तो दिखा दिया जाता है। लेकिन अगर आखिरी कील ठोक दिए तो उसका शकल आप दुनिया में नहीं देख सकते। तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों ने मेरे पीठ पे लाठी नहीं मारा है, अपने ताबूत का कील ठोका है, और मेरे पीठ पे पड़ी लाठी अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। कुछ दिन बाद ऐसा समय आएगा कि अंग्रेजों का शकल देखने वाला कोई नहीं रहेगा। ये बात 1927 के साइमन कमीशन के लिए कहा गया, और 20 साल बाद 1947 में अंग्रेजों के ताबूत में हम लोगों ने कील ठोक दिया। वहां पर 20 साल का समय लगा, लेकिन अंग्रेज चले गए कि नहीं चले गए? लेकिन अफसोस इस बात का है कि रह के जितना दुख नहीं दिए थे, जाने के बाद उतना दुख देके चले गए। म्यांमार तोड़ दिए, पाकिस्तान तोड़ दिए, अफगानिस्तान तोड़ दिए। सोचिए कि अगर पाकिस्तान भारत में रहता तो वहां के लोग भी इंसान पैदा होते।
नहीं पैदा होते? अभी तो परिश्ता है सब। अभी क्या है सब? परिश्ता है सब। मत पूछिए वहां, एक से एक रहेगा। एक मेरा चाचा जेल में अभी, चाचा 63 साल की उम्र में तीसरा ब्याह किया था। कि लड़की सब कैसे कर लेती है सब? ये लड़कियों की तो गलती है। अच्छा लड़की लोग एक बात बताओ, अगर आपके घर वाले जबरदस्ती ऐसे आदमी से शादी करा रहे हैं जिसकी ऑलरेडी कोई पत्नी है, अगर किसी की यंग एज में किसी की वाइफ डेथ कर जाती है तो एक जेन्युइन समस्या लगता है कि चलो भाई ये जेन्युइन बातें हैं, दुख बीमारी किसी का होता है, शादी ब्याह हुआ 2-4 साल में किसी की, वो तो समझ में आता है। लेकिन किसी की एक ऑलरेडी पत्नी है और तुम्हारे घर वाले चाहे कुछ भी कर सकते हैं, उसके साथ अगर रहने को लिए बोले, आप लोग रेडी हो जाते हो? कुछ चीजों का सामाजिक बहिष्कार जरूरी है। अरे ऐसे ही रह जाओ, नहीं समझ आ गया? भेड़ बकरी की तरह जीने से बेहतर है जिंदा ही नहीं रही है। समझा? कच 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 ये कोई बात है? बाल बच्चे बड़े होंगे तो क्या कहेंगे कि यो मम्मी है, यो मम्मी है। क्या असर पड़ेगा उसमें? जब कॉलेज में जाएगा तो वो लाएगा कि पुराना कॉलेज किए है, नया कॉलेज किए है। आपको कहेगा ज्ञान मत दो, हम तो बिना लाइसेंस से घूम रहे हैं तुम तो सोचा लाइसेंस लेके घर में रख ले नहीं समझे? ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। महिलाओं, आप लोग से क्या है ना, बड़ा अगर महिलाएं लोग इस सब चीजों में कुछ अधिकार वगैरह शिक्षा छीन लिया तो ऐसा लगता है लगना कि आज भी घर का आदमी लड़कियों के लिए लड़का देखने जाता है तो ये देखता है कमाता कितना है, हैसियत कितनी है। अरे बाबू, जिंदगी जीने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एक रिश्तों के लिए एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी होता है। अजीब टाइप का उसकी मेंटेलिटी है, नहीं है, सोच समझ के एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पे बहुत सी महिलाएं जिनकी शादी ब्याह हुई ना, वो केवल अपने बच्चे का शकल देख के जी रही है। उनके माँ बाप ने कमाल किया है। हाँ आप चाचा, मेरा जो पाकिस्तान वाला है उसका तो गलती। अब देश का एक मेंटेलिटी हो गया, क्या कहिएगा। एक वहां का आदमी कह रहा था कि हैसियत है तब न 3 को ब्याह किया है। अरे छोटा कहीं का, उस हिसाब से इलॉन मस्क तो पूरा पाकिस्तान की लड़की लेके चल जाए। हाँ खाली छुट्टा घूमेगा सर, मरुस्थल हो गया हो नहीं समझ आ गया? इसमें हैसियत की क्या बात आ गई? हाँ मतलब आपने लड़कियों को मतलब गाय भैंस समझ के रखा है कि हैसियत है तो 10 को पाल लेंगे। मेंटेलिटी सोचो, हैसियत देख के जानवर पाला जाता है। नहीं समझा? ब्याह कर रहे हैं, हैसियत है तो कर लो। यहाँ पर असल में पाकिस्तान में सब भूखड़े हैं सब। अंबानी तब तो पूरा साफ कर दे सब। हाँ लेकिन नहीं, कल्चर वाइज, सांस्कृतिक वाइज अंबानी फैमिली बहुत कल्चर्ड है। समझा कि नहीं? मॉडर्नाइजेशन है अपना, शादी ब्याह में हीरो हीरोइन का आना जाना, वो एक मॉडर्नाइजेशन का एक हिस्सा है। लेकिन जो कल्चर था, लोगों को खिलाना पिलाना, भारतीय कल्चर को रखना, वो आज भी उन लोग ने सजा कर, अच्छी बात है ये चीजें। यहाँ ले पाकिस्तान वाला यहाँ पे तो लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके कारण हुई? साइमन कमीशन के लाख विरोध हुआ, अंग्रेजों ने नहीं सुना। साइमन को कहा कि आप भारत का विकास कैसे होगा वो बनाइए। साइमन कमीशन का इतना विरोध हो रहा था ना, ऐसी साइमन कमीशन की सिफारिश पर भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ है और हमारे संविधान का 85% उसी में से लिया गया है। यानी जो संविधान देख रहे हैं ना, उसका 85% यही बनाया है। कौन? साइमन कमीशन। किसने बनाया है? साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाहौर में, और लाहौर में ही भगत सिंह थे। भगत सिंह ने कहा कि सैंडर्स तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने सैंडर्स को गोली मार दिया। लाहौर में किसे गोली मार दिया? सैंडर्स। पुलिस कप्तान एसपी कौन था? सैंडर्स। अब मार के कौन गया पता नहीं चला, एक ही आदमी उसको देखा था जो उसका गार्ड था, वो पीछा किया तो उसको मार दिया लोग। तो सैंडर्स की एक्चुअल हत्या किसने किया, इसका कोई ठोस सबूत मिला? लेकिन लाहौर में केंद्रीय असेंबली की खाली सीटों पे बम किसने फेंका? भगत सिंह। तो भगत सिंह को अरेस्ट किया गया केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण, और एक्स्ट्रा में सजा ला दिया सैंडर्स की हत्या का भी, और इसी आरोप में क्या कर दिया? फांसी की सजा सुना। अब भारत में किसी को कुछ नहीं मिला तो गांधी जी को जिम्मेदार ठहरा दिया। और यार, न गांधी जी साइमन कमीशन में थे, न गांधी सैंडर्स की ओर से थे, और न गांधी जी फांसी देने वाले थे। लेकिन आदमी सीधा देखा कि इस आदमी को बोल दो, सीधा आदमी देखा तो आदमी को क्या कर दो? बोल दो। गांधी को लोग ने चिपका दिया। समझा गया? इतना विरोध में साइमन कमीशन में, भारतीयों को तो रखा ही नहीं। देखिए अंग्रेजों ने जब जब बात माना है तो लेबर पार्टी की सरकार ने हमारी बात ज्यादा सुनी थी, कंजर्वेटिव पार्टी ने उतनी बात नहीं सुनी थी। किसी को दिक्कत? ज्यादा ये मॉडर्न हो गया यहाँ पे, आप लोग रिवीजन उतना नहीं किए। हाँ टेस्ट भी लेने आना जरूरी है, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाएंगे लोग, वरना भागते जाएंगे हम आगे पीछे, आप लोग क्या करते जाएंगे? गायब होते। मॉडर्न हिस्ट्री कितना हुआ है? यूरोपियों का आगमन से लेके एक आप लोग का 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेना जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं आप लोग ना पीछे वाला, हाँ 6 चैप्टर हुआ है ना, 6 चैप्टर पीछे जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, वहां से लेके और साइमन कमीशन बना दिया ना, तो वहां से लेके साइमन कमीशन तक हम आपसे कल 50 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। ठीक है? 50 क्वेश्चन, 50 सही है, 50 या 70 इसी के आसपास में रहेगा। रेडी? रीजन क्या कि आप लोग का चेहरा बता रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है पढ़ाई तुम्हारी भूली हुई है। वो गाना है ना, हाँ कोई गाना है इसे? चलिए तो आप रेडी रहेंगे कल? तो कल हम आपसे टेस्ट भी ले सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन